हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। बीम में बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे हम। बेंडिंग स्ट्रेस में अपने को बेंडिंग इक्वेशन पढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग इन इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। बेंडिंग इक्वेशन होता क्या है थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर कोई एक बीम है और उस पर कोई लोड लग रहा है तो वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बेंड हो जाएगा। और बेंड होने से क्या हो जाएगा, इसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा। बेंडिंग मोमेंट आएगा और इसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा और इसके कुछ डायमेंशन में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, इसके डायमेंशन में चेंजिंग आ जाएगा, डायमेंशन में चेंजिंग आएगा और इसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा और बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। तो इस सब को जो रिलेशन, इस सब का जो रिलेशन है, इसका डायमेंशन में, इसके स्ट्रेस में और इसके बेंडिंग में, बेंडिंग स्ट्रेस में जो रिलेशन बताएगा उसको क्या बोलेंगे, अपना बेंडिंग इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग इक्वेशन कैसे के क्या होता है और उसका डेरिवेशन क्या है, कैसे बेंडिंग इक्वेशन आता है वो देखते हैं। कोई भी डेरिवेशन करने से पहले कुछ उसका एजम्पशन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एजम्पशन इन थ्योरी ऑफ बेंडिंग। बेंडिंग थ्योरी का कुछ एजम्पशन, कुछ एज्यूम करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो पहला एजम्पशन है द मटेरियल ऑफ द बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस थ्रू आउट। मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड है इसमें द स्ट्रेस इंड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एट नो प्लेस द स्ट्रेस एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपको रिलेशन पता होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दोनों प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। तो ये बोल रहा है कि ये होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट तक होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे स्ट्रेस ज़्यादा हो कहीं पे कम हो, थ्रू आउट हर जगह सेम होना चाहिए, मतलब एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। थर्ड एजम्पशन क्या बोल रहा है, क्या होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द सेम फॉर द फाइबर ऑफ द बीम अंडर द कंप्रेशन और टेंशन। कंप्रेशन में और टेंशन में दोनों में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चौथा एजम्पशन है द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम विच इज प्लेन बिफोर द बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। इसमें बोल रहा है कि जो बेंडिंग से पहले प्लेन क्या होना चाहिए, रिमेन्स प्लेन होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, बेंडिंग से पहले कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इसके और भी एजम्पशन है, 7-8 एजम्पशन है। पांचवा एजम्पशन है देयर इज अ नो रिजल्ट पुल और पुश ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। छठा क्या है, द लोड इज अप्लाई इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग। प्लेन ऑफ बेंडिंग पे लोड अप्लाई होना चाहिए। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन प्लेन ऑफ द बेंडिंग। तो इसमें सिमेट्रिकल होना चाहिए, जो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन पास होना चाहिए, ये बोल रहा है। और लास्ट क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम बिफोर द बेंडिंग इज द वेरी लार्ज इज कंपेरिजन टू इट्स ट्रांसवर्स डायमेंशन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा है कि वेरी लार्ज होना, ऑब्वियसली बात सही है इसकी। जैसे बेंड होगा तो उसका इस तरीके से, तो यहाँ को कोई सेंटर बनेगा, तो यही तो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कर्व के साथ जो रेडियस बनाता है। अगर ये बेंड से पहले क्या होगा, पूरा ये सीधा होगा तो इसका बहुत बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसके मुकाबले में। तो ये बोल रहा है ये होना चाहिए। तो ये सारे 7-8 एजम्पशन है, इसको याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एजम्पशन। 7-8 एजम्पशन में बेंडिंग स्ट्रेस के, तो अपने को याद रखना है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा समझ लेते हैं, डायग्राम क्या बोल रहा है। ये सपोज करो ये बीम है और एक इसका न्यूट्रल एक्सिस है, इस बीम का न्यूट्रल एक्सिस है और इसमें बहुत सारे लेयर होंगे। ठीक है, तो हमने एक वाई डिस्टेंस पे एक RS लेयर ले रखा है। हमने एज्यूम किया इस न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे क्या ले रखा है हमने, RS एक लेयर ले रखा है। ठीक है,
जब इस पे लोड लगाएंगे तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा। लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा। और बेंड होने से क्या होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सॉरी, ये बेंड हो जाएगा। बेंड होने से क्या हो जाएगा, इसका जो ये जो आर एस है, हमने जो यहाँ ये जूम कर रखा है आर एस, इसके लेंथ में भी इंक्रीमेंट आ जाएगी थोड़ी सी, तो आर डैश एस डैश हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ जो पी क्यू है, पी क्यू जो लेयर है न्यूट्रल एक्सिस का, ये भी पी डैश क्यू डैश होगी, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है, वाई डिस्टेंस पे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये अल्फा एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या करते हैं, कंसिडर द सम लेयर आर एस, हमने अभी बता रखा आर एस एट द डिस्टेंस वाई फ्रॉम द पी क्यू, ठीक है। पी क्यू से हमने पी क्यू से वाई डिस्टेंस का हमने एक आर एस लेयर ले रखा है, विच आफ्टर द बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग के पहले, और आर डैश एस डैश लेट पी डैश क्यू डैश सबस्टेंड एट द एंगल अल्फा एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो पी डैश क्यू डैश ये सेंटर से कितना अल्फा एंगल बना रहा है, और इसके सेंटर से ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो पी डैश और क्यू डैश को कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा। जैसे अपने को पी डैश और ये पी डैश और इस तरीके से ये होता है, ये क्या है अपना पी डैश है और ये क्यू डैश है, ये अल्फा एंगल है, और यहाँ से यहाँ कितना है, आर है। तो पी डैश क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा, ठीक है। पी डैश क्यू डैश इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पी डैश क्यू डैश इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो आर डैश और एस डैश इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डैश और एस डैश, ये देखो आप यहाँ पे आर डैश और एस डैश क्या हो जाएगा, ये भी आर अल्फा आर होगा, लेकिन इसमें आर क्या है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, समझ रहे हो। ये आर ओ से लेकर के इस न्यूट्रल एक्सिस तक टोटल आर है, लेकिन अगर इस लेयर की बात करें, ये पी क्यू लेयर थी, पी क्यू लेयर तो आर अल्फा हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आर है रेडियस और अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये आर अल्फा हो जाएगा। लेकिन ये जो लेयर है आर डैश और एस डैश वो इस पी क्यू से वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है। पी क्यू से कितने डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे है। पी क्यू से जब वाई डिस्टेंस पे है तो क्या होगा, आर अपने हम लिख सकते हैं, इसमें जो लेंथ होगा इसमें आर माइनस वाई, ठीक है। इस लेयर के लिए आर डैश और एस डैश के लिए आर माइनस वाई इंटू अल्फा हो जाएगा इसके लिए, समझिए। ये देखो आप आर डैश एस डैश इक्वल टू आर माइनस वाई अल्फा, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गई चीज़ें। अब इनिशियली द पैरेलल लेयर वुड हैव द इक्वल लेंथ सो दैट पी क्यू इक्वल टू आर एस। अभी बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है बेंडिंग से पहले, और दोनों लगभग बराबर है, ठीक है। लेंथ तो बराबर ही है पी क्यू और आर एस का, यहाँ पे आप देख सकते हो पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस दोनों बराबर ही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एंड सिंस देयर इज नो स्ट्रेस, वहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, एट द न्यूट्रल लेयर देन देयर इज नो स्ट्रेन, न्यूट्रल लेयर पे कोई स्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रल लेयर पे कोई स्ट्रेन नहीं होगा, ये न्यूट्रल लेयर पे, क्योंकि यहाँ ये कंप्रेशन जोन है, और एक ऐसा लेयर आएगा बीच में न्यूट्रल लेयर जिस पे कोई टेंशन ना कंप्रेशन होगा। तो टेंशन ना कंप्रेशन होगा तो ना स्ट्रेस जनरेट होगा ना स्ट्रेन होगा, तो ठीक वो कांस्टेंट होगा। तो नीचे वाले टेंशन में आएगा, ऊपर वाला कंप्रेशन में आएगा। तो ये बोल रहा है कि वहाँ पे अगर इस पी क्यू लेयर पे, पी क्यू पे कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है तो स्ट्रेन भी नहीं होगा, तो उसकी लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसका मतलब कि पी डैश क्यू डैश इक्वल टू पी क्यू, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे।
अब इस पे स्ट्रेस तो होगा क्योंकि ये टेंशन जोन में है RS, ठीक है, RS में स्ट्रेन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो RS ये लेयर है और बेंड होने के बाद R डैश S डैश हो गया, इसके लेंथ में थोड़ा इंक्रीजमेंट तो होगा, तो स्ट्रेस होगा जनरेट, तो यहाँ पे स्ट्रेन हो जाएगा। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, ठीक है, स्ट्रेन। तो इस लेयर में कितना स्ट्रेन होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना चेंज इन लेंथ, तो RS टोटल माइनस R डैश S डैश, ये अगर RS है तो ये कितना है R डैश S डैश, तो दोनों में माइनस करके और ओरिजिनल लेंथ कितना है अपना RS, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाता है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन अपना कैलकुलेट हो गया यहाँ से। अब ये RS जो है और ये PQ के बराबर है, यहाँ से आप देख सकते हो PQ और RS दोनों बराबर है। इसका मतलब हम RS के जगह पे PQ लिख सकते हैं, और चूँकि PQ और Q डैश दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि RS इक्वल टू PQ इक्वल टू RS इक्वल टू PQ इक्वल टू P डैश Q डैश, समझ गए। तो अपने को RS का वैल्यू पता है, तो PQ का भी पता है और P डैश Q डैश का भी पता है। तो अपना स्ट्रेन क्या हो गया, स्ट्रेन ये हो गया, पुट कर देंगे RS के प्लेस पे P डैश Q डैश और R डैश S डैश रहने देंगे, RS रहने देंगे, ठीक है। और P डैश Q डैश इक्वल टू अपने को क्या पता है, R अल्फ़ा, ठीक है। तो P डैश Q डैश के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, R अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे R अल्फ़ा, और R डैश S डैश इक्वल टू अपने को क्या पता है, R डैश S डैश इक्वल टू R माइनस Y अल्फ़ा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे ये स्ट्रेन में, ठीक है, स्ट्रेन में। तो P डैश Q डैश इक्वल टू R अल्फ़ा, R डैश S डैश इक्वल टू R माइनस Y अल्फ़ा, और नीचे RS है, RS की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R अल्फ़ा। RS की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R अल्फ़ा, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये PQ इसके RS के बराबर है, ठीक है। तो RS की जगह पे हम P डैश Q डैश लिख सकते हैं, और P डैश के बदले हम R अल्फ़ा लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि सबको एक फॉर्म में ला सके, समझ गए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, R अल्फ़ा माइनस R माइनस Y, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने काट पीट के क्या बचेगा, Y अपॉन R बचेगा। तो स्ट्रेन अपने क्या बचेगा, या ये आप देख सकते हैं यहाँ पे Y अपॉन R बचेगा बस, ठीक है। तो ये एक अपना इक्वेशन बना लेते हैं, इसको एक इक्वेशन आ गया अपना। जो RS जो लेयर एज्यूम किए थे न्यूट्रल एक्सिस से Y डिस्टेंस पे, उस लेयर में कितना स्ट्रेन आया, Y अपॉन R, उस लेयर में Y अपॉन R स्ट्रेन आया, ठीक है। नाउ इफ द स्ट्रेस इन, अब इसमें स्ट्रेस लिखता है, RS जो अपना लेयर है उसमें स्ट्रेन तो अपने को पता चल गया, स्ट्रेन कितना पता चल गया, Y अपॉन R, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेस अगर हम सिग्मा मानते हैं, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो यंग्स मॉडुलस अगर E है तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन सिग्मा अपॉन R, पता होना चाहिए आपको। E इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर स्ट्रेन अपने को चाहिए तो ये E नीचे आ जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन E। सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, और E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो स्ट्रेन इक्वल टू, एक तो ये आ गया स्ट्रेन इक्वल फॉर्मूले से अपना ये कौन सा, कहाँ से फार्मूला आता है, हुक्स लॉ से आता है, फार्मूले से आ गया अपना सिग्मा अपॉन E, और एक हमने वहाँ कैलकुलेट कर रखा है Y अपॉन R, ठीक है, दो चीज़ें। तो हम ये दोनों को इक्वल लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों बराबर है।
ये लिख दिए यहाँ पे सिग्मा अपन उल्टा ऊपर इधर उधर कर दिए, वाई को इधर ले आए, ई को उधर ले गए। ठीक है, तो सिग्मा अपन वाई इजकल टू ई अपन आर, एक हमने इक्वेशन और कर लिया। ठीक है, अब कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने एक लेयर न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर हमने एक आर एस लेयर ले रखा था। ठीक है, और उस लेयर में बेंडिंग होने से कितना स्ट्रेस और कितना स्ट्रेन हुआ, तो स्ट्रेन कितना हुआ, ये हुआ, ये वाई अपॉन आर, और फॉर्मूले से स्ट्रेन कितना होता है, सिग्मा अपॉन ई। तो दोनों क्या कर दिए हमने, इक्वल कर दिए, इक्वल करके इधर उधर कर दिए। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गया। और दूसरी चीज़ इसमें क्या देखना, उस लेयर में स्ट्रेस स्ट्रेन देख लिए। अब बोल रहा है कि इफ़ ए ट्रैवर्स सेक्शन ऑफ द बीम इज नाउ द कंसीडर। अब इसमें ट्रैवर्स सेक्शन कंसीडर करना है, समझ गए, ट्रैवर्स सेक्शन दूसरे साइड वाला। लेट द स्ट्रिप ऑफ द एरिया सिग्मा डेल ए लाई एट द डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अब हमने तो केवल इस डायरेक्शन में देखा लेयर में, लेकिन जो बीम है इसमें भी तो चेंजिंग आया है इस डायमेंशन में। ठीक है, ट्रेवर्स डायरेक्शन में भी तो चेंजिंग आया है, हमने तो केवल लेयर में चेंजिंग देखा, चेंजिंग लेयर में देखा वाई अपॉन ई आ रहा है स्ट्रेन, लेकिन इसके ट्रेवर्स डायरेक्शन में जो भी क्या है उसमें भी स्ट्रेन आएगा, उसमें भी चेंजिंग आएगा। तो हमने क्या किया है, एक ट्रेवर्स डायरेक्शन सर्कुलर अगर इसको एज्यूम करते हैं तो हमने उसको कंसीडर किया है। और देन द नॉर्मल फोर्स ऑन दिस एरिया, उसमें हमने एक एरिया कट किया है, एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने एक एरिया कट किया है ये वाला, इसको हम डेले मतलब एक स्मॉल एरिया। ठीक है, एक स्मॉल एरिया लेंगे वाई डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजिंग आ रहा है ये देखना है आपको, इस स्ट्रेस से इसमें क्या चेंजिंग आ रहा है। तो इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, एरिया स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है स्ट्रेस सिग्मा। ठीक है, तो एरिया करना है तो फोर्स अपॉन स्ट्रेस। ठीक है, फोर्स अपॉन स्ट्रेस। तो वाई न्यूट्रल एक्सिस से नॉर्मल फोर्स ऑन दिस एरिया, इस एरिया पे नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई अपॉन आर वाई डेल्टा ए। ठीक है, अब देखो आप, नाउ द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ये जो फोर्स है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट होगा इसका, जब इस पर फोर्स लगेगा ये मोमेंट होगा इसमें। तो ये फोर्स, ठीक है, तो एरिया क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होता है। तो फोर्स हो गया ये, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई, इससे वाई डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही तो मोमेंट होगा इसका। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये अपने पास क्या आ गया, मोमेंट आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, मोमेंट। ठीक है, दिस इज द रेसिस्टिंग मोमेंट ऑफ द मटेरियल कॉज्ड बाय द स्ट्रेस प्रोड्यूस एंड द टोटल रेसिस्टिंग मोमेंट इज, टोटल रेसिस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे, ये तो हमने एक एरिया लिया, ऐसे बहुत सारे एरिया होंगे ना पतले पतले यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हमने यहाँ समेसन लगा दिया, मतलब कि बहुत सारे ऐड कर दिया। ठीक है, समेसन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब मोमेंट का समेसन कर दिए। मोमेंट का समेसन करेंगे तो ई अपॉन आर, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर और ए, मतलब इसमें यही दोनों तो वेरी करेगा, ई और आर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वाई वेरी करेगा। जैसे यहाँ लेयर आ गया तो ये वाई, अभी ये कुछ डाटा तो यहाँ पे ज़्यादा वाई ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये लेयर आ गया तो यहाँ पे वाई ज़्यादा, मतलब वेरी करेगा, और एरिया भी तो वेरी करेगा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम। ठीक है, तो ये दोनों वेरी करेगा, इसलिए इसका समेसन करना है, ये कांस्टेंट वाले बाहर कर दिए। ठीक है, एंड सिग्मा वाई स्क्वायर डी ए इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसको आई से डिनोट करते हैं, मतलब एरिया का
दो अगर मोमेंट जो होता है फोर्स इंटू पर एरिया अगर डबल दो बार अगर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं। ये ई मैकेनिक्स में पहले पढ़ा होगा आपने। तो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे आई एन ए से या सिंपली आई से डिनोट करेंगे। तो रेसिस्टिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर। हम इसको हम क्या बोल दिए, आई बोल दिए, ठीक है। क्या बोल दिए, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डेल ए इक्वल टू आई, ठीक है। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गया। बट एक स्लाइड में देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं, बट सिंस द रेसिस्टिंग मोमेंट बैलेंस द अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इसको बेंडिंग मोमेंट से बैलेंस करते हैं इस चीज़ को। तो आई को नीचे ले आएंगे तो एम अपॉन वाई ई अपॉन आर हो गया, ठीक है। लेकिन ई अपॉन आर इजकल टू हमने पहले इक्वेशन ई देख कितना लिख रखा है हमने, सिग्मा अपॉन वाई लिख रखा है यहाँ पे पीछे ये, ठीक है। ई अपॉन आर इजकल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो ई अपॉन आर के बदले में हम सिग्मा अपॉन वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन वाई लिख सकते हैं ई अपॉन आर के बदले में। तो एम अपॉन आई यहाँ से आ गया एम अपॉन आई, ठीक है, ई अपॉन आर और इसके बराबर सिग्मा अपॉन वाई। तो ये जो हुआ इसको बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग इक्वेशन। इसमें एम क्या है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है, ठीक है। आई इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेक्शनल अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ई इसमें क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और आर क्या है इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और सिग्मा क्या है इसमें, बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है। और वाई क्या है इसमें, उस लेयर का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। जो भी लेयर होगा न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है वाई, ठीक है। जो भी लेयर पे स्ट्रेस फाइंड आउट करना होगा इसको बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बेंडिंग इक्वेशन को। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें एक दो डाटा दिया रहेगा, 2-3 मिस रहेगा, तो इसमें इसी से कैलकुलेशन करते हैं इसका, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट स्लाइड में और भी करेंगे। थैंक यू।